नमो नमः। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में अध संधि का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस से हम अध संधि का अध्ययन करते आए हैं और पिछले वीडियोस में हमने सबसे पहले अध संधि के अंतर्गत यण संधि का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने कुछ एक सूत्र पढ़ा इको यंची, जिसके प्रमुख उदाहरण है सुदत्योपास्य, मध्वरी, धात्रंश, लाकृति। तत्पश्चात हमने अयादी संधि का अध्ययन किया। अयादी संधि के अंतर्गत सबसे पहले सूत्र पर हमने पढ़ा एचोयवायवः, जिसके उदाहरण हैं हरिये, पवन, नायक और पावक। अयादी संधि के अंतर्गत ही हमने दूसरा सूत्र पढ़ा वान्तोई प्रत्यय, गव्यम, नाव्यम, इसके उदाहरण प्रमुख उदाहरण पढ़े तथा एक तीसरा वार्तिक पढ़ा अद्व परिमाणे च, जिसका उदाहरण हमने पढ़ा गव्योति। इस प्रकार हमने अयादी संधि और यण संधि इन प्रमुख संधियों का अध्ययन किया। ये दोनों ही संधियाँ एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में दोनों में अलग तरीके से पूछी जाती है। देखिए, कंपटीशन में उदाहरण अनेक पूछे जा सकते हैं और जबकि जो यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो उदाहरण पूछे जाते हैं वो सूत्र के साथ वाले उदाहरण होते हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनके आधार पे होने वाले अन्य उदाहरणों को भी आप सॉल्व कीजिएगा, जो मैंने आपको वीडियो क्लिप्स में दिखाए हैं या दिए हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे, आप केवल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप केवल सूत्र के साथ वाले उदाहरण ही याद रखिएगा, वही आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और उन्हीं से प्रश्न आएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना, आप आपका लक्ष्य तय करके उसके बाद इसका विस्तार कीजिएगा। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयारी करनी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयारी करनी है। तो हमने इन दोनों संधियों का अध्ययन पिछली वीडियोस में किया। अब आगे हम आज गुण संधि का अध्ययन करेंगे। देखिए, गुण संधि, सबसे पहले गुण संधि में गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदेंग गुणः। सूत्र है आपका अदेंग गुणः। देखिए, अगर हम इसे तोड़ते हैं तो निकलता है अत प्लस एंग। देखिए, आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि अत प्लस एंग। अत से मिले केवल हम क्या लेंगे अ, क्योंकि ये तपर है। हमने पहले पढ़ा है कि तपर वर्ण जिस अवस्था में उनके त लगता है उसी का बोध कराते हैं। तो यहाँ पे इसके किस अवस्था में त लगा है? ऋस्व अवस्था में। तो ये केवल कौन से वेदों का बोध कराएगा? ऋस्व के 6 वेदों का। तो हमेशा ध्यान रखना ऋस्व के 6 वेदों का, क्योंकि ये कौन सा वर्ण है? तपर वर्ण। तो यहाँ पर केवल हम किसको लेंगे? अ को। तो केवल अ, ये देखिए आप अ, ए और ओ। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? ए और ओ। तो अ, ए और ओ, इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। इन 3 वर्णों की क्या होगी? गुण संज्ञा। तो ये सूत्र गुण संज्ञा करता है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, गुण संज्ञा विधायक सूत्र बताइए। तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है आपका अदेंग गुणः। प्रश्न नंबर 2, अदेंग गुणः सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? तो उत्तर है गुण संज्ञा। प्रश्न नंबर 3, गुण संज्ञकः के गुण संज्ञक कौन से हैं? तो गुण संज्ञक कौन कौन से हैं आपके? अ, ए और ओ। तो ऑप्शन में 3 ही होंगे, अ, ए और ओ। इन तीनों की ही कौन सी संज्ञा होती है? गुण संज्ञा। 3 ही वर्णों की गुण संज्ञा होती है, इसमें चौथा वर्ण नहीं है। तो अ, ए और ओ, इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है, अर्थात ये 3 वर्ण गुण संज्ञक कहे जाते हैं। ये सिर्फ संज्ञा करता है और गुण आगे वाला सूत्र करता है। देखिए, आद गुणः, ये सूत्र कहता है कि अवर्ण से परे। अवर्ण से तात्पर्य है, देखिए यहाँ पर आप कह दें आद गुणा में तपर है, ये तपर नहीं है, पंचमी का एक वचन है। और अत में पंचमी का एक वचन नहीं है, वो तपर है। तो ये दोनों में अंतर ये है, आद गुणः। अब देखिए, आद गुणः मतलब आ से परे। यदि राम के रूप चलाते हैं तो रामात बनता है, अ के रूप चलाएंगे तो आत बनेगा। तो आद गुणः ये कहता है अ आ से परे।
और तपर नहीं है तो ये अपने पूरे 18 वेदों का प्रयोग कराएगा। ऋस्व के 6, दीर्घ के 6 और प्लुत के 6। तो ये कहता है कि अ वर्ण से परे मतलब अ हो या आ हो से परे अच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि यण संधि में हमने पढ़ा कि वह सिर्फ आदेश करता है। ई को य, उ को व, री को र, ली को ल आदेश। केवल कार्य कौन से पद में हुआ था? पहले पद में। हमने दूसरे पद को नहीं छेड़ा था। ठीक है, दूसरे पद को हमने यथावत रखते हुए बाद में आदेश करके उसमें मिला दिया था। जैसे ई के स्थान पे यह किया और हमने पीछे वाला वर्ण उसमें मिला दिया। सुधी प्लस उपास्य, ई के स्थान पे क्या किया हमने? यह सुध य और पीछे से हमने यू मिला दिया तो युपास्य बन गया। तो इसी प्रकार हमने अयादि संबंधी में भी किया था। हरे प्लस ए के स्थान पे हमने किया अय और पीछे वाले ए को मिला दिया हरिय बन गया। तो जो दोनों संधियां हमने पहले पढ़ी उन दोनों में हमने केवल पूर्व वाले पद में ही कार्य किया था, पर पद में कार्य नहीं किया था। लेकिन ये सूत्र ये कहता है कि जब ऐसा हो, पहले पद में आ हो और बाद में अच हो तो दोनों में पूर्व और पर पहले वाले पद में से अंतिम वर्ण लेंगे और बाद वाले पद में से प्रारंभिक वर्ण लेंगे और दोनों के में पूर्व और पर के स्थान पर हम एक गुण आदेश करेंगे, गुण एक आदेश करेंगे हम। तो दोनों को मिलाकर एक आदेश होता है। देखिए जैसे आ के बाद में ई और ई है तो इन दोनों को मिला के क्या कर देंगे? ए। आ के बाद में क्या है? उ और उ, तो दोनों को मिला के क्या कर देंगे हम? ओ। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही शब्द निकलते हैं कि आ से परे। देखिए बाकी क्यों नहीं निकलते इसका भी हम अभी उत्तर देंगे और यही क्यों निकलते हैं इसका भी हम उत्तर देंगे। लेकिन पहले हम फिलहाल इतना सा देखेंगे कि यदि आ से परे अच और अच कौन से हो? ई और उ हो तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। आ के बाद में ई और ई हुआ तो दोनों के स्थान पे क्या होगा? ए। दोनों को मिला के, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा। देखिए कैसे होगा ये। देखिए हम इसे यहाँ से देखेंगे। देखो जैसे उपेंद्र, ठीक है, ये हमने देखा उपेंद्र में उप प्लस इंद्र, तो उप में से अंत में क्या है? अ और प्रारंभ में हमने क्या लिया? ई। इन दोनों के स्थान पे हमने क्या कर दिया? ए। तो ये दोनों हट गए। तब हमारे पास क्या स्थिति बची? उप प्लस ए प्लस द्र, ये स्थिति हमारे पास होगी और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये उपेंद्र। तो इन दोनों को मिलाकर ए करेंगे, इनको हटाकर नहीं करना, इन दोनों को क्या करना है? मिला के करना है। तो ये हमारा आद्गुणा सूत्र है। देखिए वापस से, यदि अ के बाद में अच हो तो पूर्व और पर के दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाएगा। अ के बाद में ई और ई हुआ तो ए, अ के बाद में उ और उ हुआ तो ए। एक सिंपल सा उदाहरण हम इसका देख सकते हैं कि देखिए यदि एक मात्रा लग रही हो, कितनी मात्रा? एक मात्रा, तो कौन सी संधि है आपकी? गुण संधि। जैसे देखिए गणेश, गण प्लस ईश, महेश, महा प्लस ईश, देवेश, देव प्लस ईश, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र। तो यदि एक मात्रा लग रही हो तो कौन सी संधि है आपकी? गुण संधि। और ओ की भी एक ही मात्रा लग रही हो, जैसे देखिए महोत्सव, महा प्लस उत्सव, लंबोदर, लंब प्लस उदर। तो यदि एक मात्रा लग रही हो चाहे ए की या ओ की तो कौन सी संधि है आपकी? गुण संधि। पहली बात। दूसरी चीज, यदि एक मात्रा ए की लगेगी तो पीछे वाला पद ई से चालू होगा। ऋस्व भी हो सकती है, दीर्घ भी हो सकती है। जैसे देव प्लस इंद्र में ऋस्व है और देव प्लस ईश में बड़ी ई है। तो यदि एक ही मात्रा है तो पीछे वाला पद ई में टूटेगा। ऋस्व भी हो सकती है और दीर्घ भी हो सकती है। उसी प्रकार ओ की मात्रा है तो पीछे वाला पद हमेशा उ में टूटेगा। उ ऋस्व और उ दीर्घ। तो हम दो चीज़ें याद में रखनी है आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी
और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से भी। यदि एक मात्रा है तो वो कौन सी संधि है? गुण संधि। और नंबर एक ही मात्रा है तो पीछे वाला पद हमेशा ई में टूटेगा, और ओ की मात्रा है तो पीछे वाला पद हमेशा ऊ में टूटेगा। देखिए हम इसके और उदाहरण देख सकते हैं। उमेश, महेश, देवेश, ज्ञानेंद्र, गजेंद्र, सत्योधत, रामेतिहास, गंगोदकम। तो इसका जो मुख्य उदाहरण है एक तो है गंगोदकम। कौन सा उदाहरण है आपका? गंगोदकम। तो इस प्रकार से ये आपकी गुण संधि के उदाहरण हुए। और अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे। तो एक इसका उदाहरण, इसके दो उदाहरण सूत्र के साथ के हैं। नंबर एक है उदाहरण इसका उपेंद्र, और नंबर दो उदाहरण है इसका गंगोदकम। तो ये मैंने आपको टिक मार्क लगाया है कि यही संधि, यही उदाहरण आपके इसके साथ हैं सूत्र के साथ, अन्य उदाहरण आपके सूत्र के साथ नहीं है। दूसरा उदाहरण है गंगोदकम। इसका संधि छेद है गंगा प्लस उदकम। इधर से आ निकला, आ प्लस उ, ओ मिला के क्या हो जाएगा? ओ। तब क्या बनेगा? ये आपका गंगोदकम। तो सूत्र के साथ उदाहरण आपके दो हैं, एक तो उपेंद्र और एक गंगोदकम। बाकी अन्य उदाहरण आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, जो आप इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। और कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप देकर आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार से ये गुण संधि के दो प्रमुख सूत्र हैं। नंबर एक अदेंग गुणा, जो कि गुण संज्ञा करता है केवल 3 वर्णों की अ, ए और ओ। और दूसरा आद्गुणा, ये आपका गुण करता है यदि अ आ से परे अच हो तो दोनों के स्थान पर एक गुणादेश हो जाता है। अब प्रश्न ये जो मैंने आपको अभी छोड़ा था कि अच में से हमने केवल ई और ई को ही क्यों लिया और क्यों नहीं लिया? देखिए अच में जो वर्ण आते हैं, यदि अ के बाद में अ होंगे तो वो दीर्घ संधि में चल जाएगा। तो अ के बाद नहीं हो सकता, तो ये दो कट हो गए। अब बचा ई और उ। इसके बाद री को हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि री को हम अगले सूत्र के साथ लेंगे जो भी गुण संधि का ही सूत्र है। तो री हमने उसके लिए छोड़ दिया। अब बचे कितने स्वर? ए आई ओ औ। ए आई और ओ औ के साथ वृद्धि संधि होती है, इसीलिए यदि आ के बाद में ए आई हुआ तो वो वृद्धि का विषय हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आ के बाद में ओ अ हुआ तो वो भी वृद्धि का विषय हो जाएगा। तो इस प्रकार ये ध्यान रखिएगा, अच में से हमने केवल यहाँ पे कितने अच लिए? 4। ई उ। दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, एक बार ध्यान से सुनिएगा कि अच में से हमने केवल कितने अच लिए? 4, या फिर 2 ही मान लीजिए, ई और उ। अ के बाद में अ होगा तो वो दीर्घ का विषय हो जाएगा। अ के बाद में री है तो वो नेक्स्ट सूत्र के साथ जाएगा जो कि गुण संधि ही है। और अ के बाद में ए आई होगा तो वो वृद्धि का विषय होगा। और अ के बाद में ओ और औ हुआ तो वो भी किसका विषय होगा? वृद्धि का विषय होगा। तो वो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी और अ के साथ में होने पर दीर्घ संधि होगी। तो सिर्फ 4 अच बचते हैं। अ के बाद में ई और ई हुआ तो आई ए गुण आदेश होगा, और अ के बाद में उ और उ हुआ तो ओ गुण एकादेश होगा। तो इस प्रकार से इस सूत्र के लिए सिर्फ 2 उदाहरण हैं आपके, उपेंद्र और गंगोत का। इस प्रकार ये आज की हमारी गुण संधि हम यही समाप्त करते हैं। इसके री का उदाहरण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इत्तेलम, धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संतु।